So we have completed the definition of private company और उसके साथ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन भी साथ साथ हमने डिस्कस कर ली है। प्राइवेट कंपनी एक कंपनी जिसकी एक मिनिमम पीरियड ऑफ शेयर कैपिटल, लेकिन फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, दैट्स वाई कुछ मिनिमम पीरियड कैपिटल आज नहीं है कोई। एंड उसके आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर्स। पब्लिक कंपनी में ऑन द अदर हैंड देर विल बी नो सच रिस्ट्रिक्शन, इट मीन्स द पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बिकॉज डेफिनेशन विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, वो काउंटिंग कैसे करते हैं 200 में, 3 बातें आपको ध्यान रखना है, लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई अपर लिमिट नहीं है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। तीसरा, आप पब्लिक इशू किसी भी सिक्योरिटीज़ का नहीं ला सकते, प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिटेड है। इट मीन्स एक ही ऑप्शन है, 2 तरीके हैं, एक पब्लिक इशू और एक आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट कंपनी में से कौन सा मेथड अलाउड है? ओनली प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। एंड दैट्स वाई कभी भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टर इशू नहीं कर सकती। जनरली प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड होती है, समटाइम्स इट मे बी लिस्टेड बट जनरली इट इज अनलिस्टेड, ठीक है। पब्लिक कंपनी के बाद दोनों ऑप्शन है, आप प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड से भी सिक्योरिटी अलॉट कर सकते हैं, अलॉटमेंट, एंड पब्लिक इशू मेथड से, दैट इज द इन्विटेशन इन द अलॉटमेंट। अगर एक पब्लिक कंपनी अपनी लाइफ में एक बार भी अगर पब्लिक इशू मेथड से, दैट इज इन्विटेशन अलॉटमेंट से कर दिया है, देन इट विल बी डेफिनेटली अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अदरवाइज जनरली इट विल बी अ अनलिस्टेड, जनरली इट विल बी अ। अगर आपने लाइफ में जितनी बार भी अलॉटमेंट की है, अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन, तो यह क्या है? जनरली इट विल बी अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या है? जनरली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। बाकी कुछ कुछ ये फीचर्स वगैरह दे रखे सब आप जानते हैं। प्राइवेट कंपनी में देयर शुड बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ प्राइवेट, सेक्शन 3 से डिराइव हुआ है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी के एटलीस्ट शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, ये बात सेक्शन 149 में दे रखी है, आप फाइनल में पढ़ेंगे लेकिन हमने वहाँ से यूज़ किया है। एंड द नेम ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एवरी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बता दो ना, अनलिमिटेड कंपनी में कंसेप्ट नहीं लगता, बता दो ना, अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स नहीं आते। तो नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बाकी सारी बातें। एंड ऐसे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में देखिए, ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे एटलीस्ट एक पैराग्राफ मैं अभी छोड़ रहा हूँ, अभी डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट 7%, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स सेक्शन 149, मिनिमम 7 मेंबर्स सेक्शन 3 से आ रहे बात। एंड द नेम ऑफ एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड, सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 4 में रिक्वायरमेंट है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड, क्लियर है। लेकिन बताया था अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स नहीं आते हैं। उसका रीजन बताया था कि लिमिटेड वर्ड अगर लगा दोगे तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, बट इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, तो मिसमैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसमैच ना। अच्छा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों की डेफिनेशन पढ़ने के बाद व्हाट डू यू थिंक, किस कंपनी में पब्लिक स्टेक ज्यादा है और किस में पब्लिक स्टेक कम है? प्राइवेट कंपनी में पब्लिक स्टेक कम है क्योंकि पब्लिक इशू ला नहीं सकते, मैक्सिमम 200 लोग को आप अपने मेंबर बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी में पब्लिक स्टेक कम है। एक बात समझा रहा हूं ना, ध्यान समझिएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका पब्लिक स्टेक ज्यादा है तो क्या उसके ऊपर लॉज भी ज्यादा लगेंगे? इट शुड बी रेगुलेटेड मोर, इट शुड बी रेगुलेटेड मोर, बिकॉज पब्लिक के पैसे से, पब्लिक के फंड से आप काम कर रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, एक प्रोप्राइटरी कंसर्न ले लो, उसमें मतलब ए इज द प्रोप्राइटर ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न, पब्लिक स्टेक 0 है। भैया ए खुद चला रहा है, खुद ही के सारे पैसे लगा रखे हैं। अच्छा, मान लिया वो अपना कोई शॉप चला रहा है एंड ही इज अ प्रोप्राइटर, वो अपने हाथ से अपनी शॉप में आग लगा दे और पूरा का पूरा आपको 0 कर दे उसको, क्या सरकार या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी क्वेश्चन करेगी आपने क्यों आग लगा दी? क्यों नहीं करेगी? भैया तुम्हारा था, तुमने बर्बाद किया, अपने हाथ से कर लो, किसी और का नुकसान थोड़ी किया। सवाल तो तब उठता है कि जब आपके हाथ में किसी औरों की चीज होती है, औरों के पैसे हैं, आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पब्लिक स्टेक 0 है, तो नॉट एनी, कुछ नॉर्म्स ही नहीं है।
लेकिन पार्टनरशिप फर्म में आए तो प्रोप्राइटरी कंसर्न से क्या कंपैरेटिवली यहां पे 2, 3, 4 कुछ लोग का पैसा लगा होता है, तो क्या कंपैरेटिवली उससे क्या ज्यादा लॉ लग रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए ऐसे कोई अलग से एक्ट ही नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, अब आए कंपनी मॉडल में। अगर कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कंपनी एक्ट लगेगा। अच्छा, कंपनी एक्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स और पार्टनरशिप एक्ट। ऑब्वियसली यहाँ इतने सारे नॉर्म्स हैं, इतने प्रोविजन है, इसका तो कंपनी, तो वहां नॉर्मली पार्टनर क्या 2, 3, 4, 5, 7, 10 ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जनरली। लेकिन कंपनी मॉडल में आएंगे तो क्या, कंपनी मॉडल में क्या था, कंपैरेटिवली क्या एक कंपनी में पब्लिक स्टेक पार्टनरशिप फर्म से ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, तो क्या इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉ लग रहा है, दैट इज द कंपनी, मोर रेगुलेशंस आते हैं। नाउ अब कंपनी की बात करें, कंपनी को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में पब्लिक स्टेक ज्यादा है या पब्लिक कंपनी में? पब्लिक कंपनी ज्यादा है, किसमें कम है? प्राइवेट। तो हम ये बोलते हैं जो कंपनीज एक्ट है इसके प्रोविजन इस पे भी लग रहे हैं, इस पे भी लग रहे हैं, कंपनी भी लग रहे हैं, एंड कंपनीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक। लेकिन कंपनीज एक्ट में जो 470 सेक्शन हैं उनमें से कुछ प्रोविजन, कुछ सेक्शन इस पे नहीं लगते, खाली इस पे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक कंपनी में तो पूरा कंपनी एक्ट लग रहा है, प्राइवेट कंपनी पे लग रहा है कंपनी एक्ट, लेकिन सारे प्रोविजन नहीं लग रहे, कुछ कुछ प्रोविजन नहीं लग रहे। तो कोई कोई सेक्शन पढ़ोगे साहब, उसमें लिखा हुआ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। यह सेक्शन की लैंग्वेज में खाली पब्लिक कंपनी की ही बात कर रहा है, मतलब जो भी सेक्शन में लैंग्वेज है पब्लिक कंपनी को ऐसा करना है, इसका मतलब इंप्लाइडली मतलब क्या है, वो सेक्शन प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका कुछ कुछ प्रोविजन है कंपनी एक्ट के जो प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगते। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनीज को उन प्रोविजन को कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ है ना। अच्छा, जो सेक्शंस के प्रोविजन आर मेंट ओनली फॉर पब्लिक कंपनी, इट मींस व्हाट, प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दोज सेक्शंस। ये मतलब हुआ, ये मतलब हुआ प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स, क्या प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशंस दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, एग्जेम्पशंस, कि आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको वो सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम उनको बोलते हैं एग्जेम्पशन ऑफ प्रिविलेज, एक तरह प्रिविलेज है ना कि आपको वो सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जेम्पशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोविजन जो प्राइवेट कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एग्जेम्पशन प्रिविलेजेस क्यों दे रखी है, इसमें पब्लिक स्टेक कम है, तो क्या एक प्राइवेट कंपनी को हम उस हद तक टू द सेम एक्सटेंट रेगुलेट करें एज वी रेगुलेट अ पब्लिक कंपनी? Should where the private company be regulated to the same extent as the public companies are regulated? No. Why? Because public stake कम है यहाँ पे, कि 200 से ज़्यादा लोगों को आप मेंबर नहीं बना सकते, पब्लिक इशू नहीं ला सकते, लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आती है, वो डेफिनेशन से पता लग रहा है। इट मीन्स दैट क्या यहाँ कंपेरेटिवली पब्लिक स्टेक कम है इन कंपेरिजन टू अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म से ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक कंपनी कंपेरिजन में कम है। अरे एक पब्लिक कंपनी इवन पब्लिक इशू भी नहीं लाए, क्या वो 300 लोगों को भी मेंबर बना सकती है, 500 लोगों को मेंबर बना सकते हैं? ये सुनो, हाँ लाखों में फिर पब्लिक इशू लाना पड़ेगा। इसका तो कंपैरेटिवली क्या है, पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक स्टेक कम है, तो क्या शुड इट बी रेगुलेटेड इन अ लेसर मैनर और नॉट? तो कैसे कम रेगुलेट कर रहे हैं, हमने कुछ कुछ प्रोविजन से एग्जेम्पशन दे रखी है कि सब प्राइवेट, भले कंपनी एक्ट के प्रोविजन है बट प्राइवेट कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये सब जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेंगे पता चलता रहेगा ये कौन कौन से प्रोविजन प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं होते। तो नेट रिजल्ट क्या निकला कि प्राइवेट कंपनी क्या कंप्लीटली उतने प्रोविजन फॉलो करती है जो पब्लिक कंपनी फॉलो करती है? नो। तो कंपनी एक्ट पूरा का पूरा बाय एंड लार्ज पब्लिक कंपनी पे लगता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी पे पूरा नहीं लगता, उसमें कई सारे प्रोविजन है। क्या है, एग्जेम्पशन है। क्यों एग्जेम्पशन दे रखी है, उसका बेस लॉजिक क्या है, एग्जेम्पशन क्यों दे रखी है? बिकॉज आप में पब्लिक स्टेक कम है। यह भी हम कैसे पता लगा, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी को भी क्या हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड, अभी बताया था। अच्छा, अगर पब्लिक लिस्टेड है तो डेफिनेटली वो पब्लिक इशू ला चुकी है, डेफिनेटली कह रहे हो पब्लिक इशू। क्या वह नंबर ऑफ स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा है, क्या वह लाखों में लोगों ने पैसा लगा रखा है, लाखों लोग उस कंपनी के क्या है, मेंबर। भाई पब्लिक कंपनी में लाखों मेंबर कब बनते हैं, पब्लिक इशू लाते हैं, तो वो क्या उसमें पब्लिक स्टेक हाईएस्ट है। अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी से अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पब्लिक स्टेक ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से भी ज्यादा पब्लिक स्टेक इसमें
लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, तो उसमें पूरा कंपनी एक्ट तो लगता ही लगता है लिस्टेड पब्लिक कंपनी, साथ में कैपिटल मार्केट लॉज भी लगते हैं जो आप फाइनल में पढ़ेंगे, सेबी के जो लॉज वगैरह होते हैं वो भी लगते हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे पब्लिक स्टेक बढ़ता जा रहा है क्या हो रहा है, क्या लॉ की एप्लीकेबिलिटी बढ़ती जा रही है। प्राइवेट कंपनी में पूरा कंपनी एक्ट भी नहीं लग रहा, कुछ कुछ प्रोविजन से एग्जेम्पशन है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में पूरा कंपनी एक्ट लग रहा है, पब्लिक लिस्टेड पब्लिक कंपनी में पूरा कंपनी एक्ट भी लग रहा है, साथ में क्या है बा कैपिटल मार्केट लॉ जो सेबी वगैरह से वो भी आपको अप्लाई, बिकॉज पब्लिक स्टेक इज हाईएस्ट, पब्लिक स्टेक इज हाईएस्ट। अच्छा अभी जैसे हुंडई, ये अभी हुंडई वाला जो आईपीओ की बात चल रही थी, अभी तक इसको कैपिटल मार्केट लॉ से कोई मतलब था, लेकिन अब ये आईपीओ ला रही है एंड गोइंग टू बी लिस्टेड, तो क्या आईपीओ में ही बहुत सारे प्रोविजन सेबी के फॉलो करने पड़ेंगे। ये सुनो, इनफैक्ट सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टस बनता है वो सेबी से अप्रूव करना पड़ता है। किससे अप्रूव करना पड़ता है, सेबी से। पढ़ोगे आप आगे सब चीजें आएंगी, ठीक है। इट मीन्स कि आप कैपिटल, क्योंकि आप पब्लिक इशू लाने जा रहे हैं, लिस्टिंग आ जा रहे हैं, तो क्या कैपिटल मार्केट लॉज पिक्चर में आ गए। तो ऐसा तो ये नहीं कंपनी जो हट गया है, वो जो चल ही रहा है, साथ में क्या है, साथ में क्या लग रहा है, कैपिटल। तो मोर द पब्लिक स्टेक, मोर द कंप्लायंस ऑफ द लॉ, मोर इट शुड बी रेगुलेटेड, मोर शुड बी रेगुलेटेड। ये बात क्लियर है सबको? इज दैट ओके विद एवरीवन? इसे तुम्हें कैपिटल मार्केट लॉ जब पढ़ोगे ना, वहां सिर्फ किसकी बात करते हैं, कंपनी या तो जो पब्लिक इशू ला रही है, गोइंग टू बी लिस्टेड। अच्छा गोइंग टू बी लिस्टेड मतलब क्या, आईपीओ ला रही है ना। अच्छा या ऑलरेडी लिस्टेड है, ऑलरेडी क्या है, लिस्टेड है, तो वो उन्हीं पे लगते हैं। और जो आपको ना तो पब्लिक इशू ला रहे हैं, आईपीओ ला रहे हैं, ना लिस्टेड है, उन पे कैपिटल मार्केट लॉ का कोई यूज नहीं। इसे जब कैपिटल मार्केट लॉ पढ़ते हैं तो बात ही हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। क्लियर है ना? आगे देखिए, इसका मतलब प्राइवेट कंपनीज बिकॉज पब्लिक स्टेक लेस है, तो इसलिए उसे कुछ प्रिविलेज एग्जेम्पशन है, उसको कम रेगुलेट किया जाता है। प्रिविलेज एग्जेम्पशन इस तरीके से है कि कुछ कुछ प्रोविजन कंपनी एक्ट के उस पर अप्लाई नहीं होते। इट मीन्स 100% प्रोविजन कंपनी एक्ट की प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं होते, कई कई प्रोविजन से एग्जेम्पशन है टू द प्राइवेट कंपनी। क्या है, टू द प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? अब एक बात ध्यान सुनिएगा, पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है विच सेज दैट विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसका तो उसके आर्टिकल में वो सारी चीजें नहीं होंगी जो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होती हैं, और उसका इंपैक्ट क्या सब कुछ मैं डिटेल में समझा चुका हूं। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में एक बात अलग से और दे रखी, वो तो मेन डेफिनेशन कंप्लीट होगी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक अलग से क्या बात दे रखी, ध्यान सुनिएगा। लेट्स से एक प्राइवेट कंपनी है वाई प्राइवेट लिमिटेड, और ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। अच्छा एक्स लिमिटेड नजर आ रहा है, पब्लिक कंपनी है, और वाई प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, नजर ही आ रहा नाम से। और मान ली इनके बीच में रिलेशनशिप है, ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी। तो एक पॉइंट दे रखा है इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, अलग से दे रखा है, मेन डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वो ये बोलता है अब प्राइवेट कंपनी, इसकी बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, क्या वाई प्राइवेट लिमिटेड एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी हमने लिया है? तो एक प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, क्या वही एग्जांपल मैंने लिया है? प्रोविजन क्या बोलता है, अ प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। क्लियर? इट शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी, इट शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। वैसे ये प्राइवेट है लेकिन पब्लिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या एक प्राइवेट कंपनी 100% प्रोविजन कंपनी एक्ट फॉलो करती है या कुछ कम करती है? कुछ कम करती है। लेकिन अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक की सब्सिडरी है, तो उसे पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। तो क्या उसे वो प्रिविलेज एग्जेम्पशन मिलेंगे? इसको मिलेंगे नहीं। क्या इसको भी सारे प्रोविजन पब्लिक कंपनी के फॉलो करने पड़ेंगे? अच्छा अगर इसके मेंबर अगर 7 नहीं है, क्या बढ़ा के 7 करने पड़ेंगे? डायरेक्टर 3 है तो बढ़ा के 3 करने पड़ेगा, 2 ही डायरेक्टर हैं। अगर आप पब्लिक की सब्सिडरी बन जाते हैं, पब्लिक की सब्सिडरी मतलब सब कुछ आपको सब पब्लिक कंपनी वाले प्रोविजन ही फॉलो करने। मतलब अब हम प्राइवेट मान ही नहीं रहे, क्या मान रहे हैं आपको? पब्लिक कंपनी। अगर आप प्राइवेट की सब्सिडरी हैं, सॉरी पब्लिक की सब्सिडरी हैं। क्लियर? अब एक चीज देखो आप, हमने जो प्रिविलेज एग्जेम्पशन प्राइवेट कंपनी को दिए थे, प्राइवेट कंपनी की सब बेसिस क्या था? क्योंकि आप में पब्लिक स्टेक कम है। पब्लिक स्टेक कम है, ये बात हमें कैसे पता लगी? कि आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होती है, डेफिनेशन में पता लगी। ये सुनो, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, आप जब पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट होंगे, इसका तो आपको प्रिविलेज एग्जेम्पशन मिल रहे नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। तो आप चाहें तो रेस्ट्रिक्शन भी हटा सकते हैं, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन की वजह से प्रिविलेज एग्जेम्पशन मिल रहे थे। और क्योंकि आपको प्रिविलेज एग्जेम्पशन नहीं मिल रहे, तो क्या रेस्ट्रिक्शन रखना जरूरी है? हटा सकते हैं?
हटा सकते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, रिस्ट्रिक्शन हटा के आप फ्री हो सकते हैं कि आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते, आपके मेंबर्स का राइट, ऐसे कोई मैक्सिमम 200 ही मेंबर होते हैं ऐसी लिमिट। तो ये हटाना क्या इस प्राइवेट कंपनी के लिए राइट है, ड्यूटी है? राइट है। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं हमेशा बोलता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट। ये हर व्यक्ति का ये अधिकार है, वेव मतलब अपने राइट को छोड़ देना। तो ये प्राइवेट कंपनी अगर वो आर्टिकल को नहीं हटाती, इसका मतलब क्या हुआ? और रेस्ट्रिक्शन को अपने आर्टिकल से नहीं हटाती, इसका मतलब क्या हुआ? अपने राइट का इस्तेमाल नहीं कर रही है। और हटाती है तो इस्तेमाल कर रही है, आपकी मर्जी है, बिकॉज इट इज योर राइट, इट इज योर राइट। लेकिन लॉ बोलता आप ट्रीट तो पब्लिक कंपनी की तरह होंगे। मतलब क्या हुआ? आपको सारे प्रोविजन जो पब्लिक कंपनी फॉलो करती है सब वही फॉलो करने पड़ेंगे, आपको प्रिविलेज एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे जो कि प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं। हम आपको प्राइवेट मान ही नहीं रहे, क्या मान रहे पब्लिक? हाँ, अगर वो रिस्ट्रिक्शन हटा के आप फ्री होना चाहते हैं, वो आपका राइट है, तो हटा दीजिए। और नहीं हटाना चाहते मत हटाइए, आपकी इच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो 3 रेस्ट्रिक्शन आप आर्टिकल में नहीं भी हटाएंगे, बट इफ यू आर सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, क्या आपको बाकी सारे प्रोविजन पब्लिक कंपनी के फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कोई प्रिविलेजेस एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। यू आर ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्शन हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन कोई कंपनी सोचेगी जब हमने आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन रखे हुए हैं जी हम तो प्राइवेट कंपनी है, नो। अगर आप पब्लिक की सब्सिडरी है तो भले रिस्ट्रिक्शन रखे हुए भी अपने आर्टिकल में आपने नहीं हटाएं, वो आपकी चॉइस है। इवन देन यू आर बीइंग ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। इन अदर वर्ड्स, आपको प्रिविलेज एग्जेम्पशन मिलेंगे या आपको सारे लॉ वैसे ही फॉलो करने पड़ेंगे जैसे पब्लिक कंपनी फॉलो करती है। जैसे पब्लिक कंपनी फॉलो मतलब आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो सारी पब्लिक कंपनी वाली हो जाएगी। राइट की जहां तक बात है कि आप रिस्ट्रिक्शन हटा के अपनी राइट ले सकते हैं, वो आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना आपकी मर्जी है। वैसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट। अब एक बात मैं इसमें ऐड करता हूं, तब मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है और वो किसी पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है, क्या उसको प्रिविलेज एग्जेम्पशन मिलेंगे? तो इफेक्टिवली एक टर्म में लिखता हूं, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है। मैं नॉर्मली इसको एक टर्म मैंने अपनी तरफ से दे दिया, प्योरली प्राइवेट, मतलब कोई मिक्सिंग नहीं है विद द पब्लिक कंपनी, प्योरली प्राइवेट, प्योर प्राइवेट कंपनी। क्या सही मायने में इसको प्रिविलेज एग्जेम्पशन मिलेंगे? है ना, प्रिविलेजेज एग्जेम्पशन इसको मिलेंगे, हम इसी को प्राइवेट मान रहे हैं। लेकिन आप भले प्राइवेट है लेकिन पब्लिक की अगर सब्सिडरी हो गई तो क्या होगा? तब हम आपको प्राइवेट मान ही नहीं रहे, क्या मान रहे हैं? पब्लिक कंपनी। इसका तक क्या प्रिविलेज एग्जेम्पशन मिलेंगे? नहीं, क्योंकि हम तो प्राइवेट मान ही नहीं रहे। हाँ, जहां तक प्रिविलेज, आप बोलोगे जी प्रिविलेज एग्जेम्पशन भी मेरे हट गए, मैं तो पब्लिक कंपनी जैसे लॉ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें रिस्ट्रिक्शन भी हटा देनी चाहिए, हम फ्री होना चाहिए कि हम जो चाहें करें, ठीक है, जस्ट लाइक अ पब्लिक कंपनी, हटा लो। लेकिन आप ये बोलोगे जी हम रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं हटाई तो हम पब्लिक कंपनी जैसे प्रोविजन क्यों फॉलो करेंगे? नो, वो आपकी मर्जी है, रेस्ट्रिक्शन हटाओ या ना हटाओ, लेकिन आपको बाकी सारे लॉ के प्रोविजन पब्लिक कंपनी के ही फॉलो करने। मतलब ऑब्लिगेशन तो पब्लिक कंपनी वाली हो गई। राइट टू गेट द आर्टिकल रेस्ट्रिक्शन रिमूव फ्रॉम द आर्टिकल, वो राइट का इस्तेमाल आप करना चाहो तो करिए, नहीं करना चाहो तो मत करिए। दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस। एक जगह ऑब्लिगेशन में चॉइस होती है क्या? किसी रेस्टोरेंट में गए, एक खाने का आपने डिश ऑर्डर किया 300 रुपए को डिश से, क्या आपकी ऑब्लिगेशन है टू पे 300 रुपीज? अच्छा, व्हाट इज योर राइट टू एंजॉय दैट इंटायर प्लेटर? अच्छा, आपने आधा ही खाया किसी कारण से, आप बोलते जी मैं तो 300 नहीं 150 दूंगा, कैन यू से लाइक दिस? तो ये आपका राइट है कि पूरे प्लेटर को आप एंजॉय करो। अब उसमें कितना करोगे नहीं करोगे आपका राइट है। नहीं किया, कई लोग होते देखते हैं थोड़ा सा छोड़ दिया, पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे ना। इस ऑब्लिगेशन तो फिक्स हो गई है, राइट आप कितना इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। तो आर्टिकल से वो रेस्ट्रिक्शन हटाना वो राइट है आपका, हटाना हटा दीजिए, नहीं हटाना मत हटाइए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऑब्लिगेशन की बाकी सारे प्रोविजन कंपनीज एक्ट के जैसे पब्लिक कंपनी फॉलो करती है, वो ऑब्लिगेशन आपकी पब्लिक कंपनी, मतलब आपको हम प्राइवेट कंपनी मान ही नहीं रहे, क्या मान रहे हैं? कल के दिनों कोई कंपनी बोली जी हमारे आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन, वो तुमने नहीं हटाए हैं, हटाना चाहे हटा सकते थे,
तुम नहीं हटाए, बट स्टिल यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस विच अ पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ। इट मींस आपको प्रिविलेज एग्जामिशन नहीं मिलेंगे, प्रिविलेज एग्जामिशन नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट देखिए आपको यहां पे लिखा हुआ डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन तो हो गई, उसके अलावा देखिए फर्दर अ प्राइवेट कंपनी कैसी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी शेल ऑल्सो बी डीम टू बी, उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब क्या, कोई प्रिविलेज एग्जामिशन नहीं मिलेगा, सारे आपकी लीगल ऑब्लिगेशन पब्लिक कंपनी वाली। इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू ए प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, मतलब क्या हुआ, अगर आपने आर्टिकल से 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाई तो आर्टिकल्स को देख के क्या लगेगा कि आप तो प्राइवेट कंपनी है, मतलब उससे मतलब नहीं है। इवन आप ये भी कर रहे हैं, इसका तो क्या हुआ, आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन रखना मैंडेटरी है या चॉइस है, तो हटाना हटा दीजिए। इवन वेयर इज कंटिन्यूस, तो मतलब क्या हुआ, कोई कंपनी बोले जी हमने तो आर्टिकल से रेस्ट्रिक्शन हटाई नहीं, तो हम पब्लिक कंपनी के प्रोविजन को फॉलो करेंगे, एकदम करने पड़ेंगे। ऑब्लिगेशन तो फिक्स हो गई, राइट का इस्तेमाल करो या ना करो आपकी मर्जी। इसका तक क्या, रेस्ट्रिक्शन हटाना हटा दीजिए, नहीं हटाना नहीं हटा, लेकिन बाकी सारी ऑब्लिगेशन जो पब्लिक कंपनी को होती है, मतलब आपको प्रिविलेज एग्जामिशन मिलने बंद इफेक्टिवली। इसका मतलब प्रिविलेज एग्जामिशन किसको मिलते हैं, प्योरली प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं, ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। ये भी एक डेफिनेशन का एक पार्ट है एंड ये भी आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? कई बार ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना कि साहब ये कंपनी है प्राइवेट कंपनी। अच्छा, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं, एक कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के 70% शेयर वाई लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या ये वाला प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है? इंपैक्ट क्या हो गया भाई, मोर देन 50% शेयर, ये सब्सिडरी हो गई, ये क्या होल्डिंग, ये किसकी सब्सिडरी होगी, पब्लिक कंपनी की। तो अब ये प्राइवेट कंपनी ट्रीट नहीं होगी, क्या होगी, पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी। आर्टिकल से रेस्ट्रिक्शन हटाओ या ना हटाओ, आपकी मर्जी है। कैसी बेस क्वेश्चन आ गया, ये सुनो। अब वो क्या, तो पकड़ना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे बनाया है, इस पॉइंट से क्वेश्चन बना दिया उसने। इज इट ओके? अब एक बात और ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से ही अब बात, क्योंकि या तो बच्चे ना, मैंने देखा कई चीजें क्लास में 10-10 बार बताई जाती है, सुनते नहीं है, बाद में पता नहीं कब उसको, जब खुद दिमाग उस समय ध्यान नहीं देते। ये देखो आप, ये जो कॉम्बिनेशन था, है ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन क्योंकि किसी पब्लिक की सब्सिडरी है, उसकी वजह से क्या इसके स्टेटस पे इंपैक्ट आ गया। क्या इंपैक्ट आ गया? अब ये प्राइवेट ट्रीट नहीं होगी, क्या होगी, पब्लिक ट्रीट। यही है ना, यही क्लियर है? अच्छा, ये जो इंपैक्ट को दो कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप होने की वजह से एक कंपनी के स्टेटस पे इंपैक्ट आ रहा है कि वैसे वो प्राइवेट थी, लेकिन क्योंकि पब्लिक की सब्सिडरी, इसलिए अब प्राइवेट ट्रीट नहीं होगी, क्या होगी, पब्लिक। यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इंपैक्ट सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में आता है, इसी कॉम्बिनेशन में आता है, और किसी कॉम्बिनेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन और किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। यहां कॉम्बिनेशन क्या है, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों ही पब्लिक कंपनी है। ये भी होल्डिंग सब्सिडी होने के बाद भी ये पब्लिक है, पब्लिक की ट्रीट हो गई, ये पब्लिक है, पब्लिक की ट्रीट। कोई इंपैक्ट आया? अरे कोई इंपैक्ट आया नहीं आया। दूसरा कॉम्बिनेशन, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, वाई प्राइवेट लिमिटेड, दोनों प्राइवेट कंपनी है, किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ये प्राइवेट ही प्राइवेट ट्रीट होगी, ये पब्लिक प्राइवेट है, प्राइवेट ट्रीट होगी, कोई इंपैक्ट नहीं है। तीसरा कॉम्बिनेशन, एक्स प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। अब यहां उल्टा हो गया, क्या ये सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी है और होल्डिंग कंपनी क्या है, प्राइवेट है। ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कई बच्चे ऐसे भी होता है, प्राइवेट एकदम हो सकता है भाई। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट क्या है, मोर देन 50%, तो क्या एक प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी के मोर देन 50% नहीं बोल, एकदम हो सकता है। अच्छा, ये बच्चे पूछ लो अचानक कि क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक की होल्डिंग हो सकती है? अच्छा, जब पूछा कि होल्डिंग हो सकती है सब्सिडरी, तो आपको कैसे सोचना चाहिए कि सब्सिडरी की रेफरेंस सेक्शन 2 क्लॉज 87 में दे रखी, ऐसे ये तो सही तरीका है। बच्चा सब ताक पे रख देता वो। एग्जाम में आएगा डिफाइन सब्सिडरी, तब उसका दिमाग चलता है सेक्शन 2 क्लॉज, उसके अलावा दिमाग वो डेफिनेशन सोचता ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन उसका क्या मतलब होता है? फॉर द एंटायर एक्ट
अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड, बताया था ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम डिफाइन जब आएगा तब मैं लिखूंगा, उसके अलावा सोचता ही नहीं डेफिनेशन के बारे में। अरे भाई खाली वो डिफाइन करने के लिए थोड़ी लिख रही है वहां पे। जब पूछा जाए क्या एक आपको प्राइवेट कंपनी क्या होल्डिंग कंपनी हो सकती है पब्लिक कंपनी की, तो आपको होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन क्या सोचना चाहिए। अच्छा वहां क्या लिखा हुआ कि मोर देन 50% कोई भी किसी होल्ड कर सकती है। इवन प्राइवेट कंपनी कैन भी होल्डिंग कंपनी, पब्लिक कंपनी कैन भी, सबसे कोई भी हो सकती है। 50 ऐसे एग्जाम्पल हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में से। अब देखिए यहां ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, तो होल्डिंग प्राइवेट कंपनी है, सब्सिडरी पब्लिक कंपनी है। ये प्राइवेट की प्राइवेट ही ट्रीट होगी, ये पब्लिक की पब्लिक ट्रीट होगी, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब चार कॉम्बिनेशन, चार ही पॉसिबल है, दोनों पब्लिक है, दोनों प्राइवेट हैं। होल्डिंग कंपनी पब्लिक, सब्सिडरी प्राइवेट, होल्डिंग प्राइवेट, सब्सिडरी पब्लिक, चारों कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं। तीन कॉम्बिनेशन में कोई किसी पे इंपैक्ट नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी। खाली किस में इंपैक्ट आता है, खाली किस में होता है, अगर होल्डिंग कंपनी क्या है पब्लिक और सब्सिडरी क्या है प्राइवेट, तब इंपैक्ट किस पे आएगा, वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है, अब वो प्राइवेट ट्रीट नहीं होगी, क्या होगी, पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी, क्या होगी, पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी। ये बात समझ में आई सबको, पक्का। वो क्या ट्रीट होगी, पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी। बस एक ही कॉम्बिनेशन में, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी कॉम्बिनेशन में होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप की वजह से कि भाई प्राइवेट पब्लिक ट्रीट होने लगी या पब्लिक प्राइवेट ट्रीट, कोई इंपैक्ट नहीं आता। आपका ये कहने का मतलब आगे एक सब्सिडरी और मान लीजिए जेट प्राइवेट लिमिटेड, ये बोलना चाह रहे हो, तो ये पब्लिक हो गई और ये क्या है प्राइवेट पब्लिक की सब्सिडरी, ये तो पब्लिक हो ही गई, तो ये भी क्या होगी, ये भी पब्लिक मानी जाएगी, ये भी जेट प्राइवेट लिमिटेड भी क्या मान जाएगी, पब्लिक मान जाएगी। और वैसे भी सब्सिडरी की सब्सिडरी होती है, तो इसकी भी सब्सिडरी है। एक तीसरा क्राइटेरिया है ना इनडायरेक्ट, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। ठीक है नौ, तो इसके साथ हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को बहुत डिटेल में समझ लिया, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कई बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं और यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, ये पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। नाउ अब ये तो हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन और साथ में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों लिमिटेड अनलिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड सब मैंने पहले समझा दिया, ठीक है। अब हम एक कंसेप्ट ले रहे हैं 1% कंपनी का। और मैंने पहले बोल दिया इट इज बेसिकली टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, बेसिकली टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। अच्छा कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर्स, प्राइवेट कंपनी है बट सम विद सम यूनिक फीचर्स, क्लियर है। सबसे पहले 1% कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 62, इट से दैट 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी which has only one person as a member, which has only one person as a member, कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है। इसलिए बताया जब ओपीसी बनाते इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एक ही सब्सक्राइबर होता है। क्या वही सब्सक्राइबर कंपनी बनने पे सबसे पहला मेंबर, फ्यूचर में चेंज होगा तो उसकी जगह कोई मेंबर बनेगा, ऐड नहीं हो सकता कि सब 2 मेंबर हो गए, पहले वाला भी चल रहा है कोई और, कोई इट हैज ओनली वन मेंबर। डेफिनेशन ही होती है, डेफिनेशन अगेंस्ट नाम भी 1% कंपनी, नाम से पता लगता है, क्लियर। एंड हमें पता होता है सब बेसिकली प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर्स, क्लियर है। अब देखो आप एक लॉ में रिक्वायरमेंट है कि जो भी 1% कंपनी होती है उसको, क्योंकि एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी का नाम हम लिखते हैं, मान लीजिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड आएगा। अगर हम एक ओपीसी, तो कैसे पता लगे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए लॉ में रिक्वायरमेंट है कि साहब ओपीसी के नाम के साथ ब्रैकेट में या तो पूरा 1% कंपनी या शॉर्ट में ओपीसी भी, जिससे पता लगता है ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी, इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी। अच्छा एक चीज बताओ, मैं यहां पे लिखता हूं एबीसी ओपीसी, क्या सही है। मान लीजिए ओपीसी कंपनी का नाम मैंने लिखा है, क्या सही है, सही है गलत है, गलत है, क्यों गलत है,
क्योंकि बेसिकली ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो इसका नाम भी ऐसे लिखा जाएगा जैसे प्राइवेट कंपनी का नाम लिखा था, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, खाली इतना लिखा तो इससे पता लगा प्राइवेट कंपनी है, लेकिन मुझे कैसे पता लगा साहब ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, ये इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी है, तो साथ में ब्रैकेट में क्या लिया, ओपीसी। तो ये प्रॉपर तरीका है नाम लिखने का। कई बच्चे भी पढ़ के आते खाली ब्रैकेट में ये, फिर क्या प्रूव हुआ, ओपीसी नॉट अ थर्ड टाइप ऑफ कंपनी, बेसिकली अ सब टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर ओपीसी इन द प्राइवेट लिमिटेड है तो नाम के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड भी आएगा और ब्रैकेट में ओपीसी। ये तो इससे एक्स्ट्रा इसे लिखा जस्ट टू आइडेंटिफाई कि साहब ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ओपीसी। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अब थोड़ा सा एक डिस्कशन इसके ऊपर देखिए। ये कंसेप्ट नया है। ओल्ड कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट 1956 था, उसमें ओपीसी कंसेप्ट नहीं था। तो सवाल उठता है कि साहब ये कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? कोई कारण तो होगा कि व्हाई दिस कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस। कारण इसका ये है कि साहब जब ओल्ड कंपनी एक्ट में वी डिड नॉट हैव द कंसेप्ट ओपीसी, तो उसमें कई सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती थी। क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते सम एंटरप्रेन्योर ए, वो अकेला कोई कॉरपोरेट फॉर्म में कंपनी बना के कोई बिजनेस करना चाह रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं उस समय जब पुराना कंपनी एक चल रहा था, कंपनी एक 1956, एंड वहां ओपीसी कंसेप्ट था नहीं। तो क्या इसके पास कोई ऑप्शन था कि अकेले ही साहब कंपनी बना के अकेला ही मेंबर बन जाए, अकेले वही डायरेक्टर है? इम्पॉसिबल था। नहीं, एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी तो बनानी पड़ेगी। तो कई बार ये देखा गया कि सब मजबूरी में इसे किसी बी को इन्वॉल्व करना पड़ता था, बी फ्रेंड और रिलेटिव और स्पाउस और व्हाटएवर, कि भैया ये भी मेरे साथ है और इसको भी मेंबर बना लिया अपने साथ, इसको भी डायरेक्टर बना लिया, मिनिमम 2 मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी बना के बिजनेस। लेकिन बाद में कई बार होता था कि सब कंपनी ठीक ठाक ग्रो कर गई। अच्छा, ये तो क्या एक तरह डमी है ना, जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट और लॉ आपने इसको इन्वॉल्व कर रखा है। अदरवाइज बी का कोई लेना देना नहीं है, सारा किसका है? ए का है। लेकिन होता है कि वो बिजनेस ठीक ठाक चल गया, कंपनी की अच्छी खासी वैल्यूएशन हो गया होता है, अब बी ने झगड़ा शुरू कर दिया। उसको लालच होता है इंसान का, भैया नाम तो मेरा भी घुसा हुआ बीच में कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, लड़ाई झगड़े। तो ऐसे बहुत केस हुए, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट, एक्चुअली ऐसे बहुत केस हुए और मैटर फिर कोर्ट्स में जाते थे एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड कई बार इन चक्करों में आपको डिवोर्स तक हुए हैं। अब सोचो ये हस्बैंड वाइफ है, और तुम बोलो सर हस्बैंड वाइफ वो क्यों लड़ रहे हैं? भाई अभी तुम, पैसा बहुत बड़ी चीज है, हाँ पैसा बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और आज के जमाने में तो बोलते सबसे बड़ी, बोलते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आज के जमाने में तो डे बाय डे और होता जा रहा है। अच्छा, एक्चुअली तुम डोंट टेक इट अदरवाइज। आज तुम सोशल मीडिया पे समझने की कोशिश करना, स्पेशली लड़कियां, उसको ऑफेंडिंग मत ले लेना, ठीक है। एक बात है, लड़कियां बुरा, सब लड़कियों के अगेंस्ट बोल रहा हूं मैं, भाई हाथ जोड़ता हूं, ठीक है, किसी अगेंस्ट नहीं बोल रहा, समझाने का ही बोल रहा हूं। अच्छा, आजकल जो जितने भी तुम देखना सोशल मीडिया पे रील्स आते हैं, और रील्स में वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले जितने रील्स होते हैं, उसमें नॉर्मली क्या दिखाया जाता है कि लड़कियां उस लड़के को पसंद करती है जो मालदार है ना। तो मतलब एक्चुअली, अच्छा ये समाज एक्चुअली क्या, ये समाज का भी तो एक रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मैं ये नहीं बोला 100% लोग ऐसे हैं, समाज का भी एक रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि अल्टीमेटली मनी इज एवरीथिंग। तो एक्चुअली क्या बड़ी अजीब सी स्थिति है ये, और ये डे बाय डे बढ़ता है, और ये सच्चाई है। ये अजीब एक उस दिन में केस पढ़ता, मतलब अजीब सी मतलब न्यूज थी, और सुन के हंसी भी आ रही थी। क्या हुआ, एक यूपी का कोई केस था, अखबार में फ्रंट पेज पे था, छोटी सी न्यूज थी। एक मदर ने क्या किया, अपनी बेटी को मरवाने के लिए एक बंदे को हायर किया। तो न्यूज देखो तुम, क्यों? माँ बेटी की आपस में बनती नहीं थी, होता किसी बात पे बेटी बहुत तू तड़ाक करती होगी, जो भी व्हाटएवर। अच्छा, चांस की बात है जिसको उसने हायर किया, मतलब न्यूज है, वो लड़का आपको, उस लड़की, उसकी बेटी उसको जानती थी पहले से, उस पट्टे ने आके उसको बता दिया उस लड़की को, तेरी माँ ने मुझे हायर किया तेरे को मारने के लिए, समझ रहे हो? उसे आगे बता दिया। अच्छा, उनके आपस में दोस्ती वोस्ती होगी, ठीक है। तो उसने, लड़की ने क्या बोल दिया कि तू मेरे को पसंद करता है, लेकिन मैं तो अभी तक खाली दोस्त से माती, मैं तेरे से शादी कर लूंगी, तू मेरी मां को मार दे, ठीक है। और उसने सही में उसकी मां का मर्डर कर दिया। ये न्यूज बनी, ठीक है। मतलब
समाज मतलब कई बार मैं लगता है समाज जा कहां रहा है, हम कहां जा रहे हैं, मतलब कई बार लगता है हम कहां जा रहे हैं। तो मनी हैज बिकम मनी है, तो ये मत समझना कि सब हस्बैंड वाइफ लड़, भैया मैं अभी तो धीरे धीरे जिंदगी को बहुत तजुर्बा करोगे, तजुर्बा करोगे, ठीक है। पैसा मैं देखा ना भाई साहब, देखते हो कैसे भाई भाई खून के प्यासे होते, अच्छा प्रॉपर्टी के पैसा ही है ना, लड़ने मारने के मारने आते, कोई किसी को मार दिया कि जो क्या मिल रहा है उससे। तो ऐसा नहीं कि सो इतनी लड़ाई झगड़े हैं पैसों के लिए, पैसा होता है, ये तो लोगों का दिमाग खराब हो गया। लोग मैं हमेशा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नहीं बना रहा, बट उसको भगवान मत बनाओ, उसको एवरीथिंग मत बनाओ, ये गड़बड़ है, यहां लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी भैया, ये इस स्टेज बस, इससे ज्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट है भाई, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए यू नीड मनी, ठीक है, बट क्वेश्चन ही डोंट मेक एवरीथिंग, मतलब मनी को सब कुछ बना दो, सब कुछ उसी के हिसाब से चलेगा, ये कहीं ना कहीं इसीलिए समाज में प्रॉब्लम बढ़ती है कि लोग खाली पैसे को सब कुछ बना रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो रही है। एंड ये आपको कहीं ना कहीं लाइन ऑफ डिमार्केशन बनानी पड़ेगी। एनीवे, मतलब ऐसे बहुत केस हुए हैं जहां हस्बैंड स्पाउस है, आपस में लड़ मरे, पता लगा कि सब ये कंपनी ये बिजनेस करने के चक्कर में उनके डिवोर्स हो रहे हैं। तो साहब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, तो ये लगे भाई क्यों नहीं कि अच्छा इस बंदे ने मजबूरी में इसको इन्वॉल्व किया था, चाहे इसका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, स्पाउस, व्हाटएवर, बट अदरवाइज ये बोलता है मैं खुद अकेला ही सारे पैसे लगाने के लिए कैपेबल हूं, कंपनी बिजनेस करने के लिए इतना पैसा सारे शेयर में ले लूंगा। ये सुनो, कितने भी नंबर ऑफ शेयर हो सकते हैं, शेयर होल्डर एक है ना, मेंबर एक है, ठीक है, कंपनी को मैनेज अकेला मैं कर सकता हूं, मेरे को नॉलेज है, आई एम पास आउट, ठीक है, या IIT ग्रेजुएट एंड ऑल दैट, आई हैव द स्किल एंड आई कैन हैंडल अलोन, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो मैं जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो लेकिन ओल्ड एक्ट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो मजबूरी में करना पड़ता था, और बाद में इश्यूज होते थे, इसलिए ये बोला कि भाई क्यों नहीं हम अलाउ कर दें, क्यों नहीं हम इसको अलाउ कर दें, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई न्यू एक्ट के अंदर इसको अलाउ कर दिया कि साहब एक बंदे से भी कंपनी आप चला सकते हैं, एंड एक बंदे से भी कंपनी बना सकते हैं, इसलिए दैट इज द ओरिजिन कि ना होने से समस्या हो रही थी। अच्छा दूसरी बात, ऐसा नहीं कि सब 1% कंपनी कंसेप्ट, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, ऐसा कुछ नहीं है, कि वर्ल्ड में ऑलरेडी नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर ये कंसेप्ट पहले से था। तो हमें लगा साहब जब और कंट्रीज में कई जगह ऑलरेडी ये कंसेप्ट है और सक्सेसफुली कंसेप्ट चल रहा है, हमारे यहां ना होने से समस्या हो रही है, तो क्यों नहीं हम भी अलाउ कर दें, हम भी अलाउ। और ऐसा कुछ तो नहीं कि हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं, और दुनिया में और जगह भी हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे थे, ये सुनो। इसलिए इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी, इसलिए आज के दिन अगर कोई बंदा बोलता है जी मैं कंपनी फॉर्म में काम करता हूं, मैं अकेला, मुझे किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना है, कर लीजिए, अकेले सारे शेयर सारा पैसा आप ही लगा लिए। तो उस एंगल से देखा जाए, क्या एक ओपीसी की सिमिलरिटी विद द प्रोप्राइटरी कंसर्न लगती है? अच्छा पैसा लगाने के एंगल से, प्रोप्राइटरी कंसर्न में सारा पैसा क्या एक बंदे का लगा होता है, ओपीसी में सारा पैसा एक ही, वही जो मेंबर है, भाई कंपनी की जो कैपिटल फाइनेंस है सारी कौन दे रहा है, एक ही बंदा, वही अकेला मेंबर है, तो उस एंगल। लेकिन ये है अच्छा इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो आप कॉर्पोरेट फॉर्म में भी जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप वो वाला कंसेप्ट भी कि भाई मुझे और किसी को इन्वॉल्व नहीं करना, तो कह सकते हैं वो भी फैसिलिटी आपको यहां मिल गई, और आपको किसी और को नहीं इन्वॉल्व करना, वो कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करना आते हैं। तो बेस्ट मॉडल इज दैट इज द आइडिया ऑफ बैकग्राउंड व्हाई दिस कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस। अच्छा एक और चीज बताओ, नॉर्मली अच्छा ये जो पैसे वाली बात मैंने गलत बोली है, मैंने बताओ आज के दिन बहुत, और देखना धीरे धीरे बहुत समय मतलब अजीब सा आएगा, ठीक है, पागलपन है, पागलपन मतलब। और एक चीज बताऊं मैं आपको, एक स्टेज तक ना पैसा आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन देता है, एक स्टेज के बाद पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, सब मिट्टी है वो। अच्छा एक कोई भी सोच के देखो, किसी का 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए, वो उसको यूज नहीं कर सकता, सच बता रहा हूं, यूज नहीं कर सकता। कितना घूम लोगे, कितनी गाड़ी खरीद लोगे, ठीक है, लेकिन हाफादाफी क्या मचे भी है। अच्छा एक तो और क्या है, इतने पैसे, कई लोगों में इतना पैसा है, उसके बाद भी गलत तरीके से और पैसे कमा रहे हैं। भाई एक चीज बता, किसी बंदे को तो ना सब पेट में 2 रोटी भी नहीं मिल रही, 2 वक्त का ठीक से खाना भी, वो अगर कोई गलत तरीका अपना के अपने लिए 2 वक्त का खाना जुगाड़ कर रहा है, ये एक बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी हो रही, चलो यार कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है, कुछ हद तक जस्टिफाइड वो भी नहीं है, लेकिन जिनका अरबों की दौलत है वो भी गलत सलत काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो? और उससे पूछो ना तुम्हारे पास इतना जो है उसका करो क्या, वो जवाब देते तो मुझे बता देना। जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं उसका, बस एक है हवस होती है पैसे की, कितना इकट्ठा कर ले, कितना इकट्ठा। अच्छा लोग के पास क्या डायलॉग होता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के आए,
और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जितना ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बच्चे उतने ही निकम्मे निकल रहे हैं। ये मेरे से लिखवा लेना, उतने ही निकम्मे निकलेंगे, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्योंकि जब ये दिखता है ना बच्चे को कि मुझे अपनी जिंदगी में खुद कुछ करना पड़ेगा, वो जान लगाता है। और जब लगता है ना सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया, वो सब आलसी निठल्ले हो जाते हैं, वो कुछ नहीं करने वाले, वो कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। और ये इंपैक्ट देखना सोसाइटी में, जो माँ बाप ज्यादा बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, वो देखना उनके बच्चे उतनी ज्यादा परेशानी में। अच्छा एक बता, आपकी जो काबिलियत है, क्या कोई भी वेल्थ उसकी बराबरी कर सकती है क्या? नो, कभी नहीं। खुद की जो काबिलियत है वो काबिलियत है। तो आपने वो काबिलियत अगर डेवलप कर ली, जिनके बच्चों ने, वो मतलब समझे, वो बोलते आज के दिन जिनके बच्चे काबिल बन के अपने पैर पे खड़े हो गए, माँ बाप की दौलत पे नहीं, उन्होंने सही में देखा जाए वो माँ बाप आजकल उनको समझ, वो ब्लेस्ड हैं, वो माँ बाप ब्लेस्ड हैं। नहीं तो आजकल बच्चों की हालत है, बड़े बड़े घरों में जाके देखिए, कोई चर्सी बना हुआ है, ठीक है, हाँ पैसा इतना है, करे एक्चुअली करे क्या वो पैसे का? उसके फ्रेंड सर्कल भी वैसे बनते हैं भाई, इतना अनाप शराब, वो मर्सिडीज में घूम रहा है, ठीक है, 18 साल का लड़का मर्सिडीज में घूम रहा है, तो क्या होगा? दोस्त यार भी सारे वैसे बनते हैं, सारे पैसे वाले घर हो गए, अनाप शराब करते क्या है? अब उनके शौक क्या, शराब सिगरेट से ऊपर उठ गए हैं। वो तो क्या होता है जनरल लोगों के लिए, ठीक है, उससे ऊपर वो चरस गांजा, ये फिर किसी दिन फंसते हैं, फिर माँ बाप को जिंदगी भर वो क्या, वो घूमते रहिए, केस कोर्ट कचहरी, ये उल्टे सीधे काम होते खाली। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज मिल जाए तो यही सब उसके बैड, बड़े बैड इफेक्ट्स हैं। बड़ी एक फिलोसफिकल चीज है कि कोई भी चीज एक्सेस हो जाए ना, वो हमेशा नुकसान करती है। एक्सेस वेल्थ हो जाए वो नुकसान करेगी आपको, वो अच्छा नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत इकट्ठा कर लो भाई, बाद में पता लग जाएगा। अच्छा कई तो कमाल मैंने देखा, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, माँ बाप जिंदगी भर अपने कुछ नहीं करते, न कहीं कोई घूमने गए, न कभी अच्छे कपड़े पहने, कभी कुछ नहीं, बच्चों के लिए सारा इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों कर रहे हो भाई? आप भी अपनी जिंदगी थोड़ी सी जी लो। बहुत लोगों मैंने देखा है 60-65 साल के हो जाएंगे, जी हमने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, सब कुछ बच्चे, अब बच्चे हमें भाव नहीं देते। किसने बोला था ये करने के लिए? अपनी भी लाइफ जिए, एक बैलेंस क्रिएट करो, अपनी भी लाइफ जिए, ठीक है। अब वैसे भी तो बुढ़ापे बोलोगे जी आपको भेज देते हैं सिंगापुर 70 साल में, वो जाके भी क्या करेगा? घूमने के लिए भी तो ताकत चाहिए शरीर में, घूमने के लिए। अच्छा होता, और हंसने वाली बात नहीं, आप आज कहीं टूर्स एंड ट्रेवल पे जाते हो, क्या बहुत एनर्जी नहीं चाहिए? कहीं पहाड़ पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल, आपको एनर्जी नहीं चाहिए? तो 70 साल का आदमी को जाना चाहे भी तो जाके क्या करेगा? वो जा ही नहीं पाएगा, बोलेगा जी मैं तो होटल में आराम से बैठा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको प्राइम टाइम सारा खराब नहीं कर। बहुत लोग, ये मैंने देखा, पुराने लोग खास और छोटे शहरों में खासकर मैं देखा है, ये जी हमने तो अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। पर किसने बोला था? ये गलत तरीका है जिंदगी जीने का। एक बैलेंस क्रिएट कीजिए। अब खाली हाय तोबा मत बजाइए, बच्चों के लिए कुछ खुद भी तो कुछ करेगा, सब कुछ आप ही कर दोगे। मकान भी हम ही बना के दे देंगे, गाड़ियां भी हम ही दे देंगे, ये भी हम दे देंगे, हम भी वो बैंक बैलेंस हम दे देंगे, गोल्ड भी इकट्ठा करके दे देंगे, तो वो क्या करेगा? अजीब है, ये मानसिकता ही गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग एंड मतलब सोचने का तरीका ही गलत है। हाँ थोड़ा बहुत एक बेसिक है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो, वो तो आपके पेरेंट्स की ड्यूटी है। लेकिन आप इकट्ठा करना, जो वेल्थ इकट्ठा करना, ये और ये बड़े डेंजरस सिचुएशन चल रही है सोसाइटी में। एनीवे देखिए एक पॉइंट और देखिए इसके अंदर, जो 1% कंपनी है, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करो, यू कंपेयर इट विद नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। क्या इसमें पब्लिक स्टेक एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से भी काफी कम है? भाई वहां आप 200 लोग तो पैसे लगवा सकते हो, यहां तो एक ही बंदे के पैसे हैं। और अभी मैंने बताया कि अगर कैपिटल के एंगल से देखें, इट इज सिमिलर टू अ प्रॉपर्टी कंसर्न। या प्रॉपर्टी कंसर्न में एक ही बंदे के पूरे पैसे लगे होते हैं। ये सुनो, तो क्या इस ओपीसी पे भी क्या उतने प्रोविजन लगने चाहिए जो नॉर्मली एक प्राइवेट कंपनी में लगते हैं? तो क्या प्राइवेट कंपनी के नॉर्मली जो प्रिविलेज एग्जेम्पशन मिलते हैं तो उसको मिलेंगे ही, बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी पे जो प्रोविजन लगते हैं, उनमें से भी बहुत सारे प्रोविजन क्या होते हैं, ओपीसी पे अप्लाई नहीं। तो क्या यहां पे कंप्लायंस ज्यादा होती है, लेस कंप्लायंस? लेस कंप्लायंस। और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की। अकेला बंदा, अच्छा देखिए जब 5 बंदे हैं 10 बंदे हैं, क्या सबसे राय विचार करना, उनकी मीटिंग ये वो। अच्छा यहां कोई मीटिंग, अकेला तो बंदा है, अकेला तो बंदा है, तो किससे राय विचार करना है? जो उसने फैसला ले लिया राजा है ना, हो गया खत्म बात, ठीक है। तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस ज्यादा है कम है? ज्यादा है।
तो ये एडवांटेज है ओपीसी का, दैट इज एडवांटेज कि लेस कंप्लायंस। इसका मतलब क्या है, कोई बंदा चाहता है कि मैं अकेला ही रहूं और फ्लेक्सिबल तरीके से जैसे मेरी मर्जी है वैसे काम करूं और मुझे कंप्लायंस ऑफ द लॉ भी कम करना पड़े। क्या बेस्ट मॉडल कौन सूट करता है? 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जनरल मीटिंग किसकी होती है? मेंबर्स की। अच्छा, ओपीसी के अंदर क्या जनरल मीटिंग से रिलेटेड जितने प्रोविजन है सब एग्जेम्प्टेड है? क्यों? एक ही तो मेंबर है। अच्छा, उसकी जनरल मीटिंग क्या बुलाओगे? अब सोचो तुम ओपीसी के हमने जनरल मीटिंग इस हॉल में बुला ली, अकेला आ जाएगा, कभी इस दीवार पे चला जाएगा, कभी उस दीवार पे, क्या करेगा वो? किसके साथ मीटिंग करेगा बताओ? तो जनरल मीटिंग के प्रोविजन लगेंगे क्या? नहीं। तो सारे प्रोविजन अपने आप लेस कंप्लायंस। ये सुनो, ये मैं कल समझाने के बताऊं, और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 पर्सन कंपनी में मेंबर हम बोल रहे हैं ओनली 1, ये लिख लेना, बाद में कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं मिनिमम 1। दोनों में तो फर्क है। मेंबर मैंने क्या लिखा? ओनली 1, तो डेफिनेशन जा रहा है। 1 पर्सन कंपनी मीन्स ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। डायरेक्टर बोलते हैं मिनिमम 1। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने? 2, सेक्शन 149। पब्लिक कंपनी मिनिमम 3। तो सेक्शन 149 में जहां ये लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में, मिनिमम 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में, फिर उसने लिखा हाउएवर अगर वो प्राइवेट कंपनी ओपीसी है देन मिनिमम 2 नहीं मिनिमम 1। तो वहां से मैंने डिराइव किया है। अच्छा, जब 1 के आगे मिनिमम लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? ओपीसी में क्या एक से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं? ये सो, तो इसका तो ये नहीं कि साहब एक ही फिक्स है, लेकिन मेंबर का एक ही फिक्स है। ये सुनो, तो मेंबर तो एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा की हम बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन द केस ऑफ ओपीसी क्या डायरेक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक से भी काम चला सकते हो, एक से भी काम। आप सोचिए, देखो कोई ऐसी ओपीसी है जिसमें एक ही डायरेक्टर है, एक ही हो सकता है ना? अच्छा, बोर्ड मीटिंग होती है किसकी होती है? डायरेक्टर की। तो ऐसी ओपीसी जिसमें एक ही डायरेक्टर है, क्या बोर्ड मीटिंग के बीच सारे प्रोविजन से क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन। फिर वही प्रॉब्लम कि अकेला डायरेक्टर मीटिंग कैसे करे, अकेला डायरेक्टर मीटिंग कैसे करेगा? तो जितने भी कंपनी एक बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजन है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, क्या सब एग्जेम्पशन है? क्या है? एग्जाम। तो मैं आपको खाली समझा रहा हूं कितने सारे प्रोविजन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, हम चाह के भी फॉलो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, लोग बोलता अगर आपके डायरेक्टर एक से ज्यादा है, मिनिमम होना है ना 2 या 2 से ज्यादा, तो नॉर्मली और जो कंपनी अदर देन ओपीसी उनको साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, कम से कम मिनिमम। लेकिन इनको 2 से भी काम चल सकता है। इसका था एक ही डायरेक्टर तो बोर्ड मीटिंग करनी नहीं है, कैसे होगी? पॉसिबल नहीं है। और एक से ज्यादा अगर है, हो सकता है, बता ना मिनिमम 1, तो उसके जो करनी है बट उतनी नहीं करनी जो नॉर्मली अदर कंपनी करती है। अदर कंपनी साल में कम से कम करती है 4, इनके 2 से भी काम चल जाता है। तो क्या ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, और भी बहुत सारे प्रोविजन है जो कि आपको नॉर्मली एक प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, बट ओपीसी नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई। क्या लेस कंप्लायंस स्ट्रक्चर है? यस और नो? एंड इट इज अ लेस कंप्लायंस स्ट्रक्चर एंड मोर फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल। इज इट ओके विथ एवरीवन? देखिए, पहले डेफिनेशन दे रखी है, विच हैज ओनली 1 पर्सन मेंबर, बेसिकली प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर्स। नाम के साथ ब्रैकेट में वो पूरा 1 पर्सन कंपनी या शॉर्ट में ओपीसी। अब देखो, कंसेप्ट ऑफ ओपीसी प्रोवाइड्स अ मोर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड लेस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कंपनी। अभी मैंने समझाया। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है कि भैया अकेले बंदा है, अच्छा एक ही डायरेक्टर है, जो फैसला एज ए डायरेक्टर लेना ले लो। अच्छा अकेले मेंबर है, मेंबर, अच्छा जहां जहां बोलते हैं ना मेंबर्स के अप्रूवल चाहिए, अकेला मेंबर है, अप्रूवल क्या? मेरे मन में आगे ये करना, कर लो, हो गया अप्रूवल। अकेला ही है ना, ये सुनो। तो कोई इफ नॉर्मली क्या होता है और कंपनी में 10 मेंबर है, 12 में जनरल मीटिंग होगी, वहां डिसीजन होंगे, आप जो चाहते हैं होगा, तो क्या उसमें टाइम लगता है ना हर चीज डिसाइड करने में, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। ठीक है, उन सब की रजामंदी देखनी पड़ती है, ऑल दैट। ठीक है, इसमें क्या देखना है? और ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि क्यों ये नया कंसेप्ट ओपीसी इंट्रोड्यूस हुआ था, कि नहीं होने से क्या प्रॉब्लम थी, और कंट्री में कंसेप्ट ऑलरेडी था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। अच्छा ये कुछ आपको देखा, सम ऑफ द सेलिएंट फीचर ओपीसी एंड प्रिविलेजेस, बता दो ना, कुछ प्रिविलेजेज है जो आपको ये और कंपनी पे लगते हैं लेकिन ओपीसी पे नहीं लगते। लेकिन अभी ये पूरे प्रिविलेजेस समझ में नहीं आएंगे आपको, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मैंने बता दी है। अच्छा बताइए, इसके अंदर जो जनरल मीटिंग में बताया था, क्या ओनली 1 डायरेक्टर से काम चल सकता है एज अगेंस्ट द 2 इन द केस ओपीसी नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड द जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में भी देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग टू बी शैल नॉट अप्लाई ओपीसी हैविंग ओनली 1 डायरेक्टर। अगर एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग के प्रोविजन आप पे अप्लाई नहीं होंगे।
लेकिन अगर एक से ज्यादा है, एपीसी हो भी मोर देन वन डायरेक्टर, पता था मिनिमम वन डायरेक्टर, तब लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। अच्छा, कैलेंडर ईयर के 2 हाफ कर सकते हैं, जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर, और हर एक हाफ में एक 6 महीने में कम से एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग जो होगी उसमें मिनिमम गैप 90 दिन का होना चाहिए, कम से कम 90 डे। ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, ये सब वैसे सिलेबस में नहीं है बोर्ड मीटिंग में, ये तो रिलेट करने वाली बात है, वो खाली है, ठीक है। इसका अच्छा, नॉर्मली अदर कंपनीज में अदर देन ओपीसी साल में कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग होती है? 4। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें रखी है कि जो और कंपनीज के कंपैरिजन में आपको एग्जामिशंस हैं, एंड दैट्स व्हाई लेस कंप्लायंट। लेकिन अगेन ये सारे पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे जब टॉपिक आगे चलेंगे तो मैं अपने आप बता चलूंगा। ये कुछ मैंने समझा दिए जस्ट टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस कंपनी प्रोवाइड्स यू द लेस कंप्लायंस स्ट्रक्चर, लेस कंप्लायंस स्ट्रक्चर। इज दैट ओके विद एवरीवन? नाउ अब देखिए ओपीसी के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए आपको क्या, जो 1% कंपनी है, क्योंकि इसमें एक ही मेंबर है और जब कंपनी बनाएंगे तो उसमें एक ही सब्सक्राइबर होगा। अच्छा, मान लीजिए जो एक ही मेंबर है उसकी कल के दिन डेथ हो जाए, या उसकी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट से ही बिकम ल्यूनेटिक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या ही बिकम इंसॉल्वेंट, तो क्या है? इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई एक ही मेंबर है उसके साथ ये समस्या हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इसलिए लॉ में रिक्वायरमेंट है कि सब जो ओपीसी होती है उसमें मेंबर का हमेशा नॉमिनी होगा। क्या होगा? नॉमिनी, मैंडेटरी है। अच्छा, इसका तो जो भी मेंबर होगा उसका एक नॉमिनी होगा। क्या होगा? नॉमिनी। अच्छा, उसका यूज क्या है कि अगर उस मेंबर की डेथ हो जाए या वो मेंबर की इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हु विल बिकम द मेंबर? नॉमिनी विल बिकम द मेंबर। अपने आप ऑटोमेटिकली वो, इनफैक्ट वो बनाया इसीलिए गया है कि सब इस तरह की सिचुएशन के लिए, इफ द मेंबर डाइज और ही बिकम्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द नॉमिनी विल बिकम द मेंबर। ये यहां कुछ सारा क्लास नॉट विजिबल। ओके, देखिए एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। अदर देन ओपीसी, जैसे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी कोई भी, अच्छा उस कंपनी में अगर आप मेंबर हैं, आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो क्या आपकी वो इन्वेस्टमेंट है? आप जब मेंबर आप देखिए इन्वेस्टमेंट है, तो वहां भी आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, नॉमिनी कंसेप्ट नॉर्मली को, अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी होता है, एफडी में नॉमिनी होता है। पर्पस क्या होता है नॉमिनी का? कि इनकेस जिसका आप नॉमिनी उसकी डेथ हो जाए तो उसकी जगह आप ले लेंगे। ये मतलब वो उसके जो एसेट हैं, राइट हैं, वो राइट आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, तो ये भी तो आपका राइट है ना, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, तो आप अपने शेयर डिवेंचर के रेस्पेक्ट में नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जो अदर देन ओपीसी केस में नॉमिनी अपॉइंट करने की चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये कंसेप्ट आगे आएगा, आगे सेक्शन 71 में पढ़ाऊंगा नॉमिनेशन का, ठीक है। 71 सेक्शन 72 नॉमिनेशन का। तो वो पहले मैंने बता दिया कि साहब अदर देन ओपीसी में भी नॉमिनी कंसेप्ट होता है, बट क्या वहां होते हैं? अ शेयरहोल्डर में, अ सिक्योरिटी होल्डर में नॉमिनेट, में अपॉइंट अ नॉमिनी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने नॉमिनी अपॉइंट किया है तो क्या होगा? इन केस उस सिक्योरिटी होल्डर की डेथ होगी तो उसकी सिक्योरिटी के बेनिफिट क्या नॉमिनी को चल जाएंगे। और नहीं किया नॉमिनेट तो लीगल हायर में कई सारे लीगल हायर होते हैं, वो क्लेम करेंगे, फिर उसमें देखना पड़ेगा किसका। तो कंपनी भी इनकरेज करते कि आप नॉमिनी अपॉइंट करो, उससे क्या फायदा होता है? झगड़ा ही खत्म हो जाता है, झगड़ा ही खत्म हो जाता है। लिसन, अदर कंपनी में भी नॉमिनी कंसेप्ट होता है, लेकिन ऑप्शनल है। लॉ ने फैसिलिटी दे रखी कि आप नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्या ओपीसी में ऑप्शनल है, मैंडेटरी है? ये शुरू से कंसेप्ट को, एक ही मेंबर है एंड ये कंसेप्ट आपको रहेगा। तो ये था ना, कई बार दोनों कंपेरिजन में आ जाए कि ये नॉमिनी और अदर कंपनी में नॉमिनी, जो सेक्शन 72 में दे रखा, ठीक है। तो इसलिए मैं साथ में रिलेट करना हूं। अच्छा, एक कोई भी कंपनी का सबसे पहला मेंबर कौन बनता है? सब्सक्राइबर। तो इसका मतलब जो जब अगर हम ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो क्या सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो एक ही होगा ओपीसी केस में, वहीं से नॉमिनी कंसेप्ट शुरू हो जाएगा कंपनी बनने से। अच्छा, कंपनी बनते सबसे पहले मेंबर वही हो जाएगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, तो उसका नॉमिनी भी हो जाएगा। ये सुनो, तो लॉ बोलता है कि सब जो नॉमिनी कंसेप्ट है, तो मान लिया हम एक ओपीसी फॉर्म कर रहे हैं एंड ए इज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, एक ही सब्सक्राइबर होगा। तो अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम फाइल करते हैं,
उसमें अलग अलग क्लॉजेज होते हैं। तो लास्ट क्लॉज क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एंड एसोसिएशन क्लॉज। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, मेमोरेंडम आर्टिकल आगे डिटेल में आएगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो अगर पब्लिक कंपनी बनाए तो कम से कम 7 सब्सक्राइबर का नाम आएंगे, उनकी डिटेल आएगी। प्राइवेट कंपनी बनाए, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, कम से कम 2, और ओपीसी बनाए ओनली 1, तो मान लीजिए ए इज अ सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, ये मान लीजिए सब्सक्रिप्शन एसो क्लॉज है ओपीसी का। साथ में एक नॉमिनी की डिटेल भी यहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपको मेमोरेंडम रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओपीसी, उसके सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या खाली सब्सक्राइबर की डिटेल आती है या नॉमिनी की भी आती है? नॉमिनी की। अच्छा, मान लिया बी इज द नॉमिनी। अच्छा एक चीज बताओ, नॉमिनी नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट सोचिए, मेरी चीज है, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी चीज इसको मिले, तो मैं डिसाइड करूंगा ना नॉमिनी कौन होगा, है ना? मैं डिसाइड इसका तो क्या सब्सक्राइबर ने डिसाइड किया होगा कि साहब नॉमिनी कौन होगा? अच्छा, क्या ये डायरेक्टली किसी का नाम लिख लेगा, उसकी कंसेंट लेके? ऑब्वियसली वो बनना चाहता कि नहीं बनना, तो उसकी कंसेंट लेके। तो लोग बोलता है एक बंदे का नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज मेमोरेंडम में आएगा। मेमोरेंडम में कहाँ आएगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर। उसकी कंसेंट लेके सब्सक्राइबर ने उसे नॉमिनी अपॉइंट किया है। तो अच्छा बताइए, ये जो मेमोरेंडम हम आरओसी को फाइल करें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या आरओसी के रिकॉर्ड में उस ओपीसी का सब्सक्राइबर की डिटेल तो जा ही दे, साथ में क्या नॉमिनी की डिटेल भी जा रही। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के समय जो नॉमिनी की जो डिटेल जाती है वो दो तरीके से जाती है। कैसे देखिए आप, यहां नॉमिनेशन देखिए, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और 1 पर्सन कंपनी शेल नॉमिनेट अ पर्सन, आ गया ना, वो नॉमिनेट करेगा उसी कंसेंट लेने के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन हु शैल। अच्छा, उसका यूज क्या है? जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं, उसका यूज क्या है? हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ दैट 1 पर्सन कंपनी। अच्छा, ये इसने नॉमिनेट किया, उसका नाम कहां लिखा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन एंड एसोसिएशन क्लॉज। क्लियर है? क्लियर है बात? अब इसके अलावा देखिए, इसका था कंपनी का जो मेमोरेंडम फाइल होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम के अंदर आपको सब्सक्राइबर की डिटेल के साथ साथ ओपीसी केस में नॉमिनी की डिटेल, और वो नॉमिनेट किसने किया? सब्सक्राइबर ने, उसे कंसेंट देने के बाद एंड ऑल दैट, ठीक है, उसकी डिटेल आ गई है। अब देखिए, द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड, जिसको नॉमिनेट किया है, शेल बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ, आई है वो तो ऊपर वाला गया, उसने नॉमिनेट किया, उसका नाम कहां जाएगा? मेमोरेंडम में। एंड सच नॉमिनेशन डिटेल्स अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी, कि भाई कौन नॉमिनी है, उसकी कंसेंट का कोई लेटर होगा, ये सुनो, शेल बी फिल्ड इन फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस प्लस, ये फॉर्म का नाम है। तुम सोचो अजीबो गरीब नाम क्या, ठीक है, INC 32 ब्रैकेट में क्या है? स्पाइस प्लस, ठीक है, एज ए डिक्लेरेशन एंड सेट फॉर्म शेल बी फाइल्ड विद द आरओसी अलॉन्ग विद द फीस एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, इनकॉर्पोरेशन करते समय डिटेल्स और नॉमिनी एक जगह जा रही है, दो जगह किस किस में? एक तो मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, दूसरा क्या होगा? किस फॉर्म में? ई फॉर्म नंबर INC 32 ब्रैकेट में स्पाइस प्लस, इसमें भी एक्चुअली क्या, इसमें ना कंपनी इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन के साथ आपको नॉमिनी की डिटेल भी आती है कि साहब हमारा नॉमिनी मेंबर सब्सक्राइबर का नॉमिनी कौन है। वो तो दो जगह इन्फॉर्मेशन जा रही है आरओसी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट हु इज द नॉमिनी, हु इज द नॉम। अच्छा, क्या उसे जहां भी डिटेल जा रही है साथ में क्या उसका कंसेंट लेटर भी जा रहा है, साथ में उसका कंसेंट एज एन एविडेंस की उसे कंसेंट लेके उसे अपॉइंट किया गया, उसे कंसेंट लेके उसे अपॉइंट किया गया। इज इट ओके? क्लियर है सबको? नाउ अब देखिए, अच्छा ये ना एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम आरओसी को कुछ भी फाइल करते हैं, नॉट ओनली ओपीसी, कोई भी कंपनी कोई भी फॉर्म फाइल करते हैं या कंपनी इनकॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन लगाते हैं, तो विद फीस और विदाउट फीस, कोई फीस देनी पड़ती है। तो फीस से रिलेटेड है ना, कंपनी एक्ट में आपको लर्न नहीं करना, खाली समझा देता हूं, क्योंकि क्या तो ये टर्म बार बार आते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। कंपनीज एक्ट में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एंड फीस। टोटल 29 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 24 का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एंड फीस। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 24। इस चैप्टर से रिलेटेड जो रूल्स हैं, उस चैप्टर रिलेटेड जो रूल्स हैं, हाँ बताए, चैप्टर वाइज एमसी ने रूल्स बना रखे हैं, उसका नाम है कंपनी ब्रैकेट में क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसेस एंड फीस रूल्स 2014।
तो कंपनी जाकर जितनी भी फीस वगैरह की बात होती है ना, सब इस रूल्स में दे रखी है। कहां दे रखी है? रूल्स में। अब क्या दे रखी है क्या, उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन यू शुड नो दिस इज सोर्स। ये कभी भी चेक करना हो कि साहब आरओसी को हम कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कोई फॉर्म फाइल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो कितनी फीस के साथ वो लगेगी, तो सबका सोर्स क्या है? ये रूल्स है। ये रूल्स किससे रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड विद द चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24। इसे इसका रेफरेंस बीच बीच में सब जगह आता रहेगा, तो बट यू शुड नो कि ये क्या कह रहा है। This is the name of the chapter, chapter number 24. This is the name of the rules relating to chapter number 24 and all the fees जो भी हम आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको भी एप्लीकेशन कोई फॉर्म फाइल करते हैं, तो सारी फीस यहाँ पे मेंशन की हुई है। अलग अलग चार्ट बना रखे किस कॉन्टेक्स्ट में क्या, जो भी, बट सोर्स ये है। तो देखो जगह जगह इसका रेफरेंस भी आपको बीच में आए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो फाइल होगा अलॉन्ग विद द फीस एज प्रोवाइडेड इन व्हाट, ये ऑफ नहीं था सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ नहीं था, सॉरी मैंने गलती से ऑफ लिख दिया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फी ऑफ काट दीजिएगा। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, अलॉन्ग विद द फीस, फीस कहाँ दिखी हुई है? एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस फीस रूल 2040। ये रूल्स किससे रिलेटेड है? चैप्टर नंबर 24। इसका जब आपको ओपीसी इनकॉर्पोरेट होती है, उस समय क्या आपको नॉमिनी की डिटेल उसी समय डिसाइड हो जाती है। कौन डिसाइड कर रहा है? सब्सक्राइबर। ठीक है, और आपके कंसेंट लेने की उसके कंसेंट, और ये दो जगह फाइल हो रही है, एक तो मेमोरेंडम जो फाइल करे उसमें भी डिटेल आएगी, और एक अलग सा INC 32 स्पाइस प्लस के अंदर भी डिटेल जाती है। क्लियर है? अब एक दो चीजें और देखिए, वो क्या, ये बोल रहे जो मेंबर है एंड नॉमिनी है, दोनों के रिस्पेक्ट में मेंबर एंड नॉमिनी लिख लो एक साथ। क्योंकि जो नॉमिनी हो कल के दिन कभी भी मेंबर बन सकता है। ये सुनो, अगर इसकी डेथ हो गई या इनके, हाई कंसेप्ट उसके लिए। नंबर 1, बोथ शुड बी नेचुरल पर्सन। वैसे होता है, एक कंपनी क्या दूसरे कंपनी के मेंबर बन सकती है, लेकिन क्या एक कंपनी ओपीसी के मेंबर बन सकती है? नो। कोई एक ही तो मेंबर होता है, और वो मेंबर क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। तो जनरली वन कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट है ना, लेकिन एक कंपनी किसी ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकती, बिकॉज एक ही तो मेंबर होता है। वो बोलते कैसा होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। अच्छा एक बात और देखिए, यहां लिखा हुआ है 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच है ओनली 1 पर्सन मेंबर। तो यहां पर्सन वर्ड लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या? इट कैन बी ए नेचुरल पर्सन और डेफिनेशन से ये लग रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली आगे रूल्स में लिखा हुआ है कि साहब आपको ओपीसी का जो मेंबर होगा नॉमिनी सिर्फ नेचुरल, तो क्या उसको ऐड कर देते? यहां पर्सन का मतलब सिर्फ क्या लेना पड़ेगा? नेचुरल पर्सन। खाली क्या लेना पड़ेगा? नेचुरल पर्सन। लेकिन खाली इस डेफिनेशन को अलग से पढ़ें तो ऐसा लग रहा है कि साहब नेचुरल पर्सन आरटीवी दोनों हो सकते हैं, लेकिन वी हैव टू ऐड, पता ना, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वी हैव टू अप्लाई, एंड वहां स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ द ओपीसी एज वेल एज द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। तो नेचुरल पर्सन बोलिए या इंडिविजुअल बोलिए, एक ही बात है। देखिए क्लियर है? वैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी मेंबर बन सकती है, लेकिन ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? आगे देखिए, इसी से एक चीज बताओ, क्या ओपीसी किसी कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है? अभी आपके सामने तो क्वेश्चन पूछा है, अरे सब्सिडरी होने के लिए मोर देन 50% शेयर कोई दूसरी कंपनी कोई होल्डिंग होगी, वो कैसे पॉसिबल है? एक ही तो मेंबर होता, कंफ्यूज क्यों जाता तुरंत? ठीक है, सोचिए ना, सब्सिडरी मैंने पूछा है तो सब्सिडरी के बारे में सोचिए। तो एक ही तो मेंबर है, अब वो भी क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। तो हाउ कैन इट बी सब्सिडरी? पॉसिबल ही नहीं। इज इट क्लियर? दूसरा बोले दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा बोले दे शुड बी मेजर, माइनर नहीं होने चाहिए। ये दोनों के लिए बोल रहे हैं, मेंबर एंड नॉमिनी, नेचुरल पर्सन दैट इज इंडिविजुअल, सिटीजन ऑफ इंडिया, और मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। तो कभी भी ओपीसी का मेंबर कोई माइनर नहीं हो सकता, ना नॉमिनी माइनर हो सकता है। एक बात और ध्यान सुनिएगा, और पता नहीं इस बात में क्यों लोग इतना कंफ्यूज होते हैं, है ही नहीं कंफ्यूजन, पता नहीं फिर भी कंफ्यूज होते रहते हैं। पहले कुछ समय पहले तक एक रिक्वायरमेंट और थी कि सर ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी दोनों, ये दोनों के लिए बताया मैंने सारी रिक्वायरमेंट, मेंबर के लिए भी नॉमिनी, क्योंकि कल के जो नॉमिनी वो मेंबर कभी बन सकता है।
वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए। ये भी रिक्वायरमेंट पहले थी, मतलब थी, अब नहीं है। अच्छा, जहां लिखा होता है कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, इन्होंने क्या किया, जो अमेंडमेंट आई, पहले तो लिखा था रेजिडेंट इंडिया, उसके आगे लिख दिया और अदरवाइज। अमेंडमेंट में खाली उन्होंने ये किया। इसका मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट इंडिया है या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? रेजिडेंट इंडिया अब कंपलसरी है क्या? तो ये मतलब अब कई बच्चे ना ये नहीं पढ़ते, ये अरे भाई ऐसे पढ़ोगे क्या यार, पूरी बात पढ़ो ना। उन्होंने अमेंडमेंट को भाई ये हटा भी सकते थे, ये हटाने के बजाय उन्होंने और अदरवाइज लिख दिया आगे। इसका मतलब क्या हुआ? अब रेजिडेंट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेजिडेंट इंडिया की कंडीशन दे रखी है कि पिछले साल अगर इंडिया में कम से 120 दिन रहा हो, कम से कम 120 दिन रहा हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो रेजिडेंट इंडिया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सोच के बताओ, कोई पिछले, मान ली मैं चेक कर रहा हूं कि सब कोई पर्सन ए इंडिविजुअल करेंट फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 चल रहा है, अभी 24-25 चल रहा है, तो फाइनेंशियल 2024-25 उसके लिए पीआरआई है कि नहीं, पर्सन रेजिडेंट इंडिया है कि नहीं। तो मैं 23-24 में देखो इंडिया में कितने दिन रहा। अच्छा मान लिया अगर 23-24 में इंडिया में 140 दिन रहा, तो क्या 24-25 में पीआरआई है ना? क्या वो किसी ओपीसी का मेंबर बन सकता है? क्या ओपीसी का मेंबर का नॉमिनी बन सकता है? यस। कोई बी को इंडिविजुअल है, वो मान लिया 23-24 में इंडिया में सिर्फ 100 दिन रहा, तो क्या 24-25 के लिए पीआरआई है? क्या रेजिडेंट इंडिया है? नहीं। क्या वो किसी ओपीसी का मेंबर बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि अब रेजिडेंट इंडिया कंडीशन नहीं है। चाहे वो रेजिडेंट इंडिया हो तभी बन सकता है, नहीं है तभी बन सकता है। अब उससे मुझे कोई मतलब, इसको चेक करना ही नहीं है मुझे। दोनों ही केस में आंसर क्या है? यस, ही मे बिकम द मेंबर, ही मे बिकम द नॉमिनी। एकदम हो सकता है, तो अब रेजिडेंट इंडिया की कंडीशन नहीं है, पहले कंडीशन थी। पहले कंडीशन थी इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ओपीसी और नॉमिनी ऑफ द मेंबर ओपीसी यू नीड टू बी रेजिडेंट इंडिया, यू नीड टू बी। लेकिन अब ये कंडीशन हटा दी है। क्या है? तो इफेक्टिवली आपको चेक ही नहीं करना है। अच्छा, चेक तब करो ना कि भाई फर्क पड़ता है, अगर है तो बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। दोनों ही केस में बन सकता है, तो मैं चेक क्यों करूंगा? मैं चेक क्यों करूंगा? दोनों ही केस में बन सकता है, तो व्हाई डू आई नीड टू चेक? ये सुनो, इसका तो एक कंडीशन है, नहीं है, नहीं है, एंड पहले ये था ये कंडीशन, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। फिर वही बात है, कोई बच्चे पुरानी चीज पढ़ लेते हैं, पुराने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। पहले लॉ की पोजीशन अलग थी, अब पोजीशन अलग है। आज जो आप उसके हिसाब से आंसर देंगे ना। इज इट ओके विद एवरीवन? देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट में बी नोटेड ओनली ए नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा देखो, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, पहले क्या लिखा होता? वेदर नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा था नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन से रेजिडेंट इंडिया, ऐसे लिखा होता। इसका था क्या रेजिडेंट इंडिया पहले मैंडेटरी था, अभी लिखा वेदर रेजिडेंट इंडिया और अदरवाइज, ये ला दिया और अदरवाइज, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शनल कर दिया, तो है। अच्छा इसलिए मैंने इसको और एक्सप्लेन भी कर दिया ब्रैकेट में, वेदर रेजिडेंट इंडिया और रेजिडेंट आउटसाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी। अच्छा आप 1% बना सकते हैं, मतलब आप सब्सक्राइबर बन सकते हैं, वही मेंबर बन जाएगा सबसे पहले। शैल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी, इसका था क्या? दोनों की बात कर रहा है। इसका था क्या है? मेंबर भी ये सब रिक्वायरमेंट है, नॉमिनी के लिए भी ये सब रिक्वायरमेंट है, दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। नेचुरल पर्सन होने चाहिए एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट सॉरी रेजिडेंट इंडिया है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसके अंदर रेजिडेंट इंडिया के आगे, रेजिडेंट इंडिया की आगे मीनिंग दे रखा है, टर्म रेजिडेंट इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डे ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, मतलब जिस साल के लिए आप चेक कर रहे हैं उसके पिछले साल। लेकिन इससे कोई चेक करने का कोई फायदा है क्या? हाँ, खाली आपको चेक करना आप कर सकते हैं कि रेजिडेंट है या नहीं है, लेकिन इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। है तब भी मेंबर नॉमिनी बन सकता है, नहीं है तब भी बन सकता है, लेकिन चेक करने का क्राइटेरिया दे रखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जहां तक माइनर वाली बात थी वो मैंने यहां नहीं लिखा हुआ, यहां से एक अलग से पॉइंट दे रखा है, यही लिखा हुआ है, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द 1% कंपनी। माइनर कभी भी ना तो मेंबर बन सकता है ना, जैसे मैंने साथ में वहीं पे ऐड कर दिया था कि साहब तो एक तो ध्यान क्या रखना है, मेजर, माइनर नहीं होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, बस। रेजिडेंट के बारे में सोचो ही मत ना, बात खत्म हो गई। क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? क्योंकि वो है तब भी बन सकता है, नहीं है तब भी बन सकता है, तो क्यों चेक करूं?
तो क्यों परेशान। इस बात को समझने के लिए देखिए क्वेश्चन में देखिए आपको बताता हूं, देखिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, नवीन, पेज नंबर 35 पे नीचे नीचे, ठीक है। नवीन इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी, मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज द नॉमिनी। इसका मतलब ये इनकॉर्पोरेट किया तो अभी सब्सक्राइबर है, ये सबसे पहले मेंबर हो गया, अब उसकी सिस्टर नविता क्या है, नॉमिनी है। नविता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड, उसकी शादी कहीं बाहर हो गई है, ठीक है, मे बी उसके जो हस्बैंड है वो इंडिया के बाहर रहते हैं ऑल दैट, तो शी इज गोइंग आउटसाइड इंडिया। इन दिस सिचुएशन नविता इज कंफ्यूज वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर हर टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन, मतलब एज ए नॉमिनी वो विड्रॉ हट जाए, और शी में कंटिन्यू नॉमिनी इन द सेट 1% कंपनी। एडवाइस नविता टेकिंग टू कंसिडरेशन द प्रोविजन कंपनी एक्ट। अच्छा देखिए, अगर वो इंडिया के बाहर परमानेंटली जा रही है, इसका मतलब वो इंडिया में वो 120 दिन वाली कंडीशन तो फुलफिल हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो रेजिडेंट इंडिया नहीं रहेगी, तो उससे कोई फर्क पड़ता है हमें? कोई हम बोले सर रेजिडेंट इंडिया हो या ना हो, अ पर्सन कैन बी मेंबर ओपीसी और मे बी नॉमिनी ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी, तो वो बाहर जा रही तो उससे खाली क्या इंपैक्ट आ रहा है कि वो हो सकता है पहले रेजिडेंट इंडिया होती लेकिन अब नहीं रहेगी, उससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इज मैंडेटरी टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन? नो, वो विड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं, अपनी मर्जी से विड्रॉ करना कर लीजिए, बट लॉ की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जब ये रेजिडेंट इंडिया की कंडीशन मैंडेटरी थी, क्या उस तरह के सिचुएशन में क्वेश्चन होता था, क्या होता, क्या विड्रॉ करना पड़ता? शी कैन नॉट कंटिन्यू एज द, शी कैन नॉट कंटिन्यू एज द। अच्छा, कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो ना अपने मन से पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। सो इंडिया के बाद शादी के बाद जा रही है, मैंने बोला ना आप बैल मुझे मार, ये बहुत फिट कहावत है। प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। एकदम चीज क्लियर है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। सो वो इंडियन सिटीजन कैसे रहेगी? अच्छा, उससे पूछो तुम कैसे निकाल लो कि इंडियन सिटीजन रहेगी? सो मुझे ऐसा लगता है। मैं कहता तुम सिटीजनशिप के बारे में क्या जानते हो? पता कुछ नहीं है। एक तुमने सुना है कितने लोग होते हैं यूएस जॉब करने जाते हैं, 10-10 साल 15-15 साल नौकरी, आज भी इंडियन सिटीजन है। ये थोड़ी कि बाहर चले गए, हाँ यूएस गवर्नमेंट बैठी आई है जी एयरपोर्ट पे सिटीजनशिप ले लीजिए, फ्री मिल रही सिटीजनशिप। 15-15 साल वहां रह रहे, आज भी इंडियन सिटीजन है। तो वो अपने मन से क्या सोच रहा है, शादी वो बाहर जा रही है तो वो इंडियन सिटीजन रहेगी नहीं। तू अपने मन से तुक्के को मार रहा है, यहां सिटीजनशिप की बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, इवन इफ शी गोज अब्रॉड, मे बी शी रिसाइड्स अब्रॉड फॉर सो मेनी इयर्स, स्टिल शी कैन बी इंडियन सिटीजन। ये किसने बोल दिया कि साहब आपके अपने मन से तुक्के क्यों मार रहे हो? अब वो अननेसेसरी क्या था, वो कुछ अपने मन से इमेजिनेशन कुछ कर लिया, कंफ्यूज हो गया। सर ये कैसे होगा, वो तो बाहर जा रही है परमानेंटली, उसे तुम्हें क्या लेना देना भाई? अब देखो इसका आंसर में देखो वही प्रोविजन लिखे कि बोथ मेंबर एंड नॉमिनी ओपीसी, क्या कंडीशन है, नेचुरल पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां दोनों चीज कंडीशन, अब देखो क्या लिखा हुआ है इट में, अब देखो मैंने इसका आंसर में लिख भी दिया है इसमें, देखो इट में भी नो अर्लियर इट वाज नेसेसरी, अर्लियर फॉर बोथ मेंबर एंड नॉमिनी ओपीसी टू बी रेजिडेंट इंडिया, पहले जरूरी था कि आप रेजिडेंट इंडिया, ठीक है। बट नाउ दिस कंडीशन हैव बीन ओमिटेड, ये कंडीशन हटा दी गई बाय एन अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट से कंडीशन हटा दी गई, ओमिट कर दी गई। इट मींस दैट नाउ बोथ मेंबर एंड नॉमिनी ओपीसी मे बी रेजिडेंट इंडिया और अदरवाइज मे बी नॉट रेजिडेंट इंडिया। अब देखो रेजिडेंट इंडिया का मतलब इन व्यू ऑफ द अफोरसेड लॉ, जो ऊपर हमने लॉ लिखा है, इट मे बी सेड दैट इट विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर नविता टू विड्रॉ नॉमिनेशन। कोई मैंडेटरी नहीं कि जस्ट बिकॉज आप बाहर रहेंगे, उसे नहीं। इफ शी लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड, एज द कंडीशन रेजिडेंट इंडिया इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, रेजिडेंट इंडिया वाली नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। इन अदर वर्ड्स नविता में कंटिन्यू एज द नॉमिनी इन द सेड ओपीसी। तो मैंने पहले की पोजीशन क्या थी वो भी लिख दिया इसका आंसर में, कि अब आपको ठीक है क्या है,
तो इसमें अब कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। तो अन्य अब होता क्या होता सारी चीज समझा दी, पहले क्या था अब क्या था, फिर भी यूट्यूब पे जाके कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। पता नहीं, एक तो मैंने यूट्यूब का कीड़ा पता नहीं क्या बच्चों का, और खास तुम्हारी जनरेशन पता नहीं क्या है, हर चीज को पता है। पता है उनको लगता है यूट्यूब पे को ब्रह्मा भगवान बैठे हुए हैं, और वहां पे जो अपने मुखार बिंदु से जो बोल देंगे ठीक है वो सब कुछ क्या सही होगा। अब बकवास, तुमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है वहां पे। पता नहीं आपकी जनरेशन को पता क्या लगता है, कोई भी चीज यूट्यूब पे देख लेंगे, गूगल पे, सब वहां पे ही आ रहा है। तो वहां पे ब्रह्मा भगवान विराजमान है। पता नहीं ये माइंडसेट पता नहीं क्या, मैंने देखा ना कुछ भी तुरंत अच्छा सही पता है, वहां जाके कंफ्यूज हो गए। तो वहां पे चीजों को समझना ही पड़ेगा कि चीजें जो दे रखी है कितनी रिलायबल है या नहीं है। एंड नॉट एवरी वन हु इज स्पीकिंग देयर मेकिंग द वीडियो, जरूरी नहीं कि उस बंदे को सारी पता ही चीजें आपको, जिसकी जो समझ। और आज के तुम देखते हो ना साहब, ये तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहां पे, और तुम एक चीज देख लेना, नोट करना, उन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नॉलेजेबल लोग तो कम है और कूड़ा कबाड़ा ज्यादा है। अच्छा, जिस आदमी में कुछ सब्सटेंस होता है उसको क्या हंगर होता है कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मेरे में कुछ है, वो अपने में मस्त है, उसको पता है कि उसमें कुछ है, दिखाने की जरूरत किसको पड़ती है। अच्छा, जो लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच हैं वो दिखाते हैं, रॉयल रिच हैं, खानदानी रईस हैं, ठीक है, दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो नए नए पनपे हैं, थोड़े से पैसे इधर उधर से आ गए, भाई साहब। अच्छा, दिल्ली और मुंबई को कई बार लोग कंपेयर करते हैं, तो दिल्ली बोलते हैं दिल्ली इज सिटी वे द न्यू रिच, नए नए पैसे वाले हैं, न्यू रिच बोलते हैं, और बॉम्बे बोलते हैं जो रॉयल रिच। तो दिल्ली वाला देखो ना, एक मान लिया अपनी कोठी बनाएगा, मान लिया 15 करोड़ की कोठी बनाएगा, भाई साहब वो पागल सा हो जाएगा। सारे मतलब उसको तो पहले लगेगा सब पता नहीं, सबको सारी दुनिया को पता चल कि मैंने 15 करोड़। वो बॉम्बे वाला हो सकता है उसके सामने बकवास करो तो 15 करोड़ की अंगूठी पहन रखा हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और इतना सिंपल कुर्ता पजामा पहन के, धोती कुर्ता पहन के रॉयल रिच है, बोलेगा ही नहीं कुछ अपनी पूछती के। वो सब 15 करोड़ की अंगूठियां पहन रखी उसने, तो दिखाने की जो ये दिखाने वाला जो क्राउड है ना, यूट्यूब पे फलाना सब ज्ञान बांट रहे हैं, ये सब वही ज्यादातर है जिनको एक्चुअली कुछ पता नहीं है, और बहुत कम लोग हैं जिनको पता है। हाँ, मैं नहीं बोला यूट्यूब पे कुछ जेन्युइन लोग भी हैं, लेकिन क्या है ज्यादा गड़बड़ी लोग हैं। और वहां पे बच्चा ने क्या था, उस पढ़ाई चीज सुन लेता है, फिर कंफ्यूज, एकदम क्लियर था, हाँ जी साहब ने बता दी, मैं एकदम कंफ्यूज, मैं एकदम क्लियर था जी, वहां मैंने सुन लिया, मैं कंफ्यूज हूं, मैं क्यों जा रहे हो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। और डाउट कुछ है तो पूछो ना, यहाँ पे किसी ने मना किया क्या। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।